हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के दुर्गों के बारे में। और इससे पहले हमने रणथंभौर पढ़ा, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ दुर्ग पढ़ा और आज हम जैसलमेर के दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसलमेर के दुर्ग को पढ़ेंगे कि किस प्रकार जैसलमेर दुर्ग की जो स्थापना है वो 1155 में राव जैसल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी मध्य में ही मृत्यु हो जाती है और उसको जो पूर्ण करते हैं वो उनके पुत्र करते हैं। और इस जैसलमेर के दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो 7 वर्षों में हुआ। तो पूरे जैसलमेर की जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे। बड़े आराम से आप इस लेक्चर का मजा लीजिए और जैसलमेर दुर्ग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसलमेर का दुर्ग। तो नोट डाउन कीजिए जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है, देखिए ये जो जैसलमेर का दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग की जो नींव रखी जाती है वो 1155 में रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है? राव जैसल के द्वारा रखी जाती है। लेकिन राव जैसल ने बताते हैं एक ऋषि थे जिनका नाम था इंसाल ऋषि। इस इंसाल ऋषि के ध्यान में, इस इंसान ऋषि के मार्गदर्शन में इस जैसलमेर की जो दुर्ग है इसकी नींव रखी थी। तो जैसलमेर का दुर्ग, तो इसकी जो नींव रखी वो नींव कब रखी गई? 1155 में। किसके द्वारा रखी गई? राव जैसल। किसके द्वारा? राव जैसल के द्वारा। किसके परामर्श से? तो ऋषि हुए और उन ऋषि का नाम क्या था? इंसाल ऋषि। इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, किसके? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस जैसलमेर दुर्ग की जो नींव है वो रखी जाती है। लेकिन होता क्या है? इनकी क्या हो जाती है? राव जैसल की क्या हो जाती है? अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम क्या था? सालीबहान नाम था इनका पुत्र। इनका मतलब समझ गए ना, मैं राव जैसल के बारे में बात कर रहा हूं। तो इनका पुत्र सालीबहान, ये कौन सा सालीबहान था? इस सेकंड था। तो सालीबहान सेकंड इसका निर्माण कार्य पूरा कराता है। क्या कराता है? पूरा कराता है। कौन कराता है? सालीबहान सेकंड। नींव किसने रखी? राव जैसल ने। किसके आशीर्वाद से? इंसान के से। इसका निर्माण जो है वो कितने वर्षों में जाके पूर्ण होता है? अरे कितने वर्षों में पूर्ण होता है? तो 7 वर्षों में पूर्ण होता है। याद रखना है, इसका निर्माण 7 वर्षों में, इसका निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कितने वर्षों में जाके पूर्ण हुआ था? तो इसका निर्माण 7 वर्षों में जाकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ता है? राव जैसल के नाम पर पड़ता है। ये दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नोट डाउन कीजिएगा इस दुर्ग का नाम राव जैसल के नाम पर, राव जैसल के नाम पर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग पड़ा। क्या पड़ा? जैसलमेर दुर्ग पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? तो राव जैसल के नाम पर इसका नाम जो होता है वो राव जैसल पड़ता है। अब देखिए ये जो दुर्ग है, कौन सा? जैसलमेर का जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो है वो एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी को गोरहरा बोलते हैं। बात कर रहा हूं पहाड़ी की। वो जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं? इस पहाड़ी को
ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम मिलता है वो दूसरा क्या मिलता है, दूसरा नाम क्या मिलता है, गौरहरागढ़ मिलता है। गौरहरा नामक पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण, पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण क्या बोलते हैं इसको, गौरहरागढ़, गौरहरागढ़ कहा जाता है। अभी और नाम बाकी है, ठीक है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बताएंगे किस प्रकार इसके पत्थरों के ऊपर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो ये स्वर्ण के समान चमकता है। लेकिन इंतजार करो, सब्र करो थोड़ा। तो जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर दुर्ग के हम क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा होता है उसके मन में जो पूर्व के प्रश्न होते हैं वो पटाख से याद आते हैं। अरे ये नहीं बता रहे क्या, सब्र करो। तो सोन जो गौरहरा नामक पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा गया, गौरहरा कहा गया। इसके अलावा ये किस सीमा में स्थित है, तो आप लोग मानते हैं जैसलमेर का क्षेत्र वो कहां पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, ठीक है। अब ये मत कहना साहब पश्चिम में क्यों नहीं है, ठीक है। जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो तो पश्चिम में है राजस्थान के, राजस्थान के कहाँ है, कुल पश्चिम में है। अब जैसे ही मैप ऑफ राजस्थान बनाते हो तो इस मैप ऑफ राजस्थान में क्या होता है, इधर जाके पड़ता है, तो ये क्षेत्र तो पश्चिम में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, पश्चिम में होना चाहिए। लेकिन हम दुर्ग के निर्माण की बात कर रहे हैं 1155 की। कब की बात कर रहे हैं, 1155 की, यानी हम संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, जिस समय पूरे भारतवर्ष में होता था, ना कोई पाकिस्तान, ना कोई बांग्लादेश, ना कोई कुछ। तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको उत्तरी सीमा का प्रेरी, ये जो था वो किसका था, उत्तरी सीमा जो है उस समय उत्तरी सीमा का प्रेरी था, इसलिए इसको उत्तर किस नाम से, उत्तरी सीमा का प्रेरी होने के कारण, प्रेरी होने के कारण उत्तर बड़की के बाद, उत्तर बड़की के बाद के नाम से जाना जाता था। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण उत्तर बड़ की किवाड़ के नाम से इस जैसलमेर के दुर्ग को नाम जाना जाता था। ऐसी जो लाइन होती है, इन लाइन को क्या कर दिया करो, अरे हाईलाइट कर दिया करो, क्या पता यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन निकल कर सामने आ जाए। तो आप जल्दी से इसको उतारिए, एक लाइन और आ सकती है नीचे, फिर वो एक लाइन और आ सकती है नीचे। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण उत्तर बड़की जो किवाड़ है इस नाम से इसको जाना जाता था। सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ने के कारण, सूर्य की जो किरण है वो सूर्य इसके ऊपर पड़ती है, इसलिए स्वर्णिम तरीके से चमकता है। इसलिए इसके लिए 2-3 शब्द इस्तेमाल और किए गए। एक तो स्वर्णगिरी, समझना समझो, स्वर्णगिरी। देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया है मैंने शब्द इस्तेमाल किया है स्वर्णगिरी। एक शब्द आता है सोमगिरी, एक शब्द आता है सोनारगिरी, ठीक है। तो मैंने यहां शब्द इस्तेमाल किए हैं स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगिरी। नामों से भी जाना जाता है, नामों से भी जाना जाता है। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। चलिए, जैसलमेर का दुर्ग नीम 1195 में राव जैसल के द्वारा, लेकिन अकाल मृत्यु हो गई, जिम्मेदारी पुत्र पर आई, पुत्र ने शालीवाहन सेकंड ने निर्माण पूरा करवा दिया। लेकिन निर्माण करवाया इसके आशीर्वाद से का था, इंसान ऋषि नाम का व्यक्ति था, इसके आशीर्वाद से किया गया। निर्माण कार्य कितने वर्षों में पूर्ण होता है, 7 वर्षों में जाके पूर्ण होता है, ठीक है। इस दुर्ग का नाम जो है वो राव जैसल के नाम पर पड़ता है। किस नाम से पड़ता है, राव जैसल के नाम से पड़ता है। और गौरहरा नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया, गौरहरागढ़ भी कहा गया। केवल गौरहरा भी कहा गया, इसको उत्तर भटका किमार भी कहते हैं, किवाड़ भी बोलते हैं। इसके अलावा सूर्य की इस पर किरणें पड़ती हैं, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगिरी जैसे नाम भी
इसके मिलते हैं। चलें आगे, तो आप लोग उतारिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए बिठा दें। अब इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बोली हैं, अपने अपने अनुसार इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखिए। जैसलमेर के दुर्ग के बारे में देखिए। अबुल फजल ने क्या कहा है इसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं हम अबुल फजल की। अबुल फजल की अगर हम बात करें तो अबुल फजल के द्वारा यह बात बोली गई थी कि ये एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए किसकी टांगें चाहिए? पत्थर की टांगें चाहिए। आपने पूर्व में इस बात को जरूर सुन रखा होगा। तो ये बात किसके द्वारा बोली गई थी? तो ये बात जो है वो अबुल फजल के द्वारा बोली गई थी। ठीक है, यहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें, पत्थर की टांगें जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए ये जो बात है वो बोली गई। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पत्थर की टांगें होनी चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन करके आप लोग लिख लेना कि किस दुर्ग के बारे में ये बात कही गई है कि इसके लिए पत्थर की जो टांगें हैं वो पत्थर की टांगें होनी चाहिए। तो ये बात किसके लिए बोली गई है? ये जैसलमेर के दुर्ग के बारे में बोली गई है। चलिए आगे। इस दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये दुर्ग रेत में बना हुआ है। अब रेत में बना हुआ है इसलिए इसको देखने पर क्या लगता है? इस दुर्ग को देखने पर ऐसा लगता है कि रेत के समुद्र में, रेत का समुद्र हुआ या रेगिस्तान को, रेत के समुद्र में। ठीक है, रेत का समुद्र का मतलब है रेगिस्तान के लिए ये शब्द क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए, रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान, जहाज के समान ये जो दुर्ग है वो दिखता है। कैसा दिखता है? रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान ये दुर्ग दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं कि किस दुर्ग को रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान के नाम से संबोधित किया गया है, या फिर ये भी आपको याद रखना है कि अबुल फजल के द्वारा इसके लिए निम्न में से कौन सी जो पंक्ति है वो प्रयोग में लाई गई है। लेकिन इसके लिए कुछ शब्द और मिलते हैं, जैसे राजस्थान का अंडमान। क्या बोला मैंने बोला राजस्थान का अंडमान। इसके अलावा इसको राजस्थान का गुलाब भी कहा जाता है। राजस्थान का गुलाब। देखो ये नाम जो है वो नाम जो दिए हुए हैं नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई नाम जो है वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है और पूर्व में भी पूछे गए हैं। इसके अलावा इसको गलियों का दुर्ग भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? गलियों का दुर्ग। तो ये नाम इसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब और गलियों का दुर्ग इसको कहा गया है, इस नाम से संबोधित किया गया है। तो इन नामों में से कोई सा भी नाम मिल जाए आपको फटाक से जैसलमेर दुर्ग आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ये शब्द केवल जैसलमेर दुर्ग के लिए ही क्या किए गए हैं? प्रयोग किए गए हैं। अब देखो
केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ, चूने का प्रयोग नहीं किया गया, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो केवल और केवल किसका प्रयोग किया गया है? केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं किया। तो फिर किसका प्रयोग किया है? आप लोग बोल सकते हो जिप्सम का प्रयोग किया गया है, जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? जिप्सम का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? आगे देखिए, इसमें 99 बुर्ज निर्मित हैं। कितने बुर्ज हैं इसमें? 99 यानी कि 99 बुर्ज जो है वो जैसलमेर के किले में निर्मित हैं। इनकी संख्या 99 है। अगर एक और बढ़वा दिया जाता तो पूरे कितने हो जाते? 100 हो जाते। इसके अलावा ये जो जैसलमेर का दुर्ग है, इस जैसलमेर के दुर्ग को जनवरी 2015 में, कब? जनवरी 2015, क्या बोल रहा हूं, 2005, जनवरी 2005 में किसमें शामिल किया गया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में शामिल, कब विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 2005 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो जैसलमेर का दुर्ग जनवरी 2005 विश्व धरोहर में शामिल। गजल यहाँ पहुंचने पर पत्थर की टांगे होनी चाहिए। रेत के समुद्र में उनके लंगर लिए हुए जहाज के समान बताया गया है। राजस्थान का अंडवा कहा जाता है, राजस्थान का गुलाब कहा जाता है, गलियों का दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग के लिए केवल इस दुर्ग के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, चूने का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। और इसमें 99 जो बुर्ज हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस दुर्ग से संबंधित एक फैक्ट याद रखना है कि इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का, ऊपर दिख रहा है क्या? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का डाक टिकट जो है उसके लिए जारी किया गया था? तो 5 रुपए का टिकट जो है उसके लिए जारी किया गया था। ये जो किला है वो 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आप इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आगे अब हम बात करते हैं कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो महत्वपूर्ण देखने योग्य स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? किन किन चीजों का निर्माण इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर हुआ है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक जो कथा है वो प्रचलन में है। कथा ये प्रचलन में है कि कभी यहाँ पर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण आए थे और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि देखिए भविष्य में मेरे जो वंशज हैं वो वंशज इन क्षेत्रों पर क्या करेंगे? राज करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा एक कुएं का क्या कराया था? निर्माण कराया था। और वो जो कुआं है वो कुआं किस नाम से जाना गया? जैसलमेर कुआं के नाम से। तो जैसलमेर कुआं, धारणा है कृष्ण ने
किससे निर्माण किया इसका? सुदर्शन से, सुदर्शन से निर्मित। किससे निर्मित किया था इसको? सुदर्शन से निर्मित किया था। किसने? श्री कृष्ण से। तो इसलिए ये जो कुआं है वो किस नाम से जाता है? जयसूर्य कुआं के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो निर्मित है वो है बादल निवास। क्या निर्मित है? बादल निवास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण निर्माणों में आदिनाथ जैन मंदिर है। आदिनाथ का जैन मंदिर भी यहां पर क्या है? निर्मित है। आदिनाथ के जैन मंदिर को सबसे प्राचीन जैन मंदिरों में शामिल किया जाता है। इस जैन मंदिर को सबसे प्राचीन जैन मंदिरों में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण के मंदिर के अलावा यहाँ पर रंग महल और मोती महल है। रंग महल और मोती महल। रंग महल और मोती महल बने हुए हैं। इनका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? इनका निर्माण मूलराज सेकंड के द्वारा इनका निर्माण जो है वो कराया गया था। तो ठीक है, ये प्रमुख निर्मित जैसलमेर के दुर्ग के अंदर इमारतें हैं। अब हम जैसलमेर के दुर्ग के अंदर जो महत्वपूर्ण शाखे हुए थे उन शाखों के बारे में बात करेंगे। जैसलमेर दुर्ग के अंदर टोटल ढाई जो शाखे हैं वो 2.5 शाखे हुए थे। और वो 2.5 शाखे किस किस के समय हुए थे, किस किस के काल में हुए थे, क्यों हुए थे, ऐसा क्या हुआ कि शाखा करना पड़ा, वो देखिए। तो पहला शाखा देखिए, पहला जो शाखा हुआ था इसका जो पहला शाखा जो हुआ था वो पहला शाखा कब होता है? ये पहला शाखा होता है लगभग 1332 ईस्वी में। कब होता है? 1332 ईस्वी में इसका पहला शाखा होता है। और इस पहले शाखे के समय जो जैसलमेर के शासक होते हैं वो रावल मूर्राज होते हैं। कौन होते हैं? रावल मूर्राज। तो रावल मूर्राज के समय ये जो शाखा है वो होता है। ठीक है। अब रावल मूर्राज के समय होता है इसका जो दूसरा शाखा हुआ था, इसका जो दूसरा शाखा हुआ था रावल मूर्राज के समय जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। जो इसका दूसरा शाखा हुआ था वो इसका दूसरा शाखा 1357 में हुआ था। इसका जो दूसरा शाखा होता है वो कब होता है? दूसरा शाखा 1357 में होता है। ठीक है। इसके समय जो शासक होता है वो कौन होता है? रावल बुधा। रावल बुधा के समय क्या होता है? ये शाखा होता है। इस शाखा के समय जो आक्रमण हुआ था वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण था। और इस फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय ये सेकंड शाखा होता है, फिरोज शाह तुगलक। और इसका जो अर्ध शाखा हुआ था जिसको आधा शाखा बोलते हैं वो हुआ था तीसरा अर्ध शाखा। ये जो तीसरा अर्ध शाखा हुआ ये कब होता है? ये 1550 में होता है। कब होता है? 1550 में होता है। ठीक है। किसके समय हुआ था? लूणकरण के समय हुआ था। इसको अर्ध शाखा क्यों बोलते हैं? ऐसा बताते हैं कि इसमें
केवल और केवल जो है वो केसरिया हुआ था और इसमें जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, इसलिए इसको अर्धशाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर में कुल 3 शाखे हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जैसलमेर के प्रमुख 3 शाखे हो गए। तो ये इस प्रकार जैसलमेर दुर्ग का थोड़ा बहुत विवरण था, जैसलमेर दुर्ग के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है जैसलमेर दुर्ग से संबंधित आपके जो प्रश्न होंगे उनका समाधान हो गया होगा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको पता चल गई होंगी। तो मिलते हैं कल एक नए दुर्ग के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।